आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत ही भयानक आवाज, जैसे ऊंचाई से कोई बहुत नीचे गिरा हो। श्याम ने चौंक कर इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे रखे मटके पर उसकी नजर गई, जिसका ढक्कन नीचे गिरकर अभी घूम रहा था। घने जंगल में मटका, श्याम मन ही मन बोला और भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और टाइम देखा। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन जंगल के उस हिस्से को देखकर लग रहा था कि आधी रात हो गई है। अजीब सा सन्नाटा था, जान सुखाने वाला, जहां पत्तों के हिलने की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। तभी पेट से भूख की आवाज आई। श्याम ने पेट पर हाथ रख लिया और मन ही मन रोने लगा। क्या बिगाड़ा था चाची मैंने तुम्हारा, जो मुझे जहर वाला खाना खिलाना चाहा? खाना? तभी श्याम के कानों में किसी ने आहिस्ते से कहा। श्याम सूखे पत्तों की तरह कांप उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उस पर झुक रहा हो। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और तब तक ये करता रहा जब तक कि वो साया उससे दूर नहीं हो गया। डरते डरते वो वहां से हिला और दूसरे पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बहुत डर गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। तभी बहुत ही तेज किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। 1 मिनट भी नहीं लगा श्याम को पेड़ पर चढ़ने में। पेड़ की मजबूत डाल पर बैठकर अभी कुछ चैन की सांस ली ही थी कि अंधेरे में चमकती 2 आंखें दिखाई दी। गला सूख गया श्याम का। लगा चाची ने पक्का उसके नाम की सुपारी यमराज को दे दी है। जहां देखो वहीं यमदूत घूम रहे हैं। श्याम की हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जगह से हिलने की। वो 2 आंखें उसके पास आने लगी, इतनी पास कि वो श्याम को छूते हुए किसी जीव पर झपटी और अजीब सी आवाज के साथ पूरा पेड़ हिलने लगा। घबराओ नहीं। तभी उसके कान में आवाज आई। श्याम की तो रुलाई फूट गई। उसे अपने आसपास बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। दादाजी की बहुत याद आ रही थी, जिनके अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर सका। उसके शहर से लौटने से पहले ही चाचा चाची ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार देख भी नहीं पाया। श्याम दादाजी की याद में रोने लगा और भूख डर सब कुछ भूल गया। तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज आई, चल नीचे उतरा मेरे बंदर। श्याम ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा दादाजी नीचे खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और उनकी दोनों बाहें उसका स्वागत कर रही है। दादाजी को देखकर श्याम को इतनी खुशी हुई कि वो झट से पेड़ से नीचे उतरा और उनकी ओर भागा। लेकिन तभी याद आया कि दादाजी तो दुनिया में रहे ही नहीं। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। क्या सोच रहा है रे? मैं हूँ तेरा दादू। अब बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, तो दादू से गले मिलने में शर्म आती है? उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा तो श्याम सम्मोहित सा उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी बाहें दादाजी के गले में डालनी चाही तो दादाजी को एक झटका सा लगा और वो दूर गिर पड़े। क्या है तेरे गले में? निकाल कर फेंक उसे। तभी एक भयानक सी आवाज में उन्होंने कहा। श्याम एकदम से डर गया। लगा ये आवाज किसी मुर्दे से आ रही है। कुछ ही देर में दादाजी का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा विभत्स होने लगा। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनके दांत लंबे और काले होते जा रहे थे। वो अचानक ही हवा में खड़े हो गए। बालों से उनका चेहरा ढक लिया। श्याम आंखें फाड़कर ये सब देख रहा था। उसकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप रही थी। लेकिन जब उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी तो वो चीख उठा। उनके दोनों पैर उल्टे थे। उसे याद आया कि दादाजी ने बताया था कि जंगल में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है जो किसी का भी रूप बना लेती है।
उसकी रक्षा के लिए ही दादाजी ने उसे एक ताबीज पहनाया था। इसी ताबीज ने आज उसकी रक्षा की, उसे यकीन हो गया था। श्याम भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को देखने लगा। वो हवा में तैर रहे थे। अचानक ही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। उसने पेड़ के पत्तों को हटाकर झांकना शुरू किया तो देखा चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। श्याम को उस तरफ रोशनी भी नजर आई। उसने देखा कि वहां से एक बाइक गुजर रही है। चुड़ैल भी बाइक के साथ 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। ये देखकर श्याम के होश उड़ गए। उसने घबराकर पेड़ की डाली को कसकर पकड़ लिया। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने बाइक सवार को गिरा दिया और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने लगी। श्याम ने घबराकर आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वापस आ गई। उसका पेट भर गया था, लेकिन नीयत अभी भी श्याम पर अटकी थी। 19 साल का जवान शरीर और गर्म खून उसे ललचा रहा था। श्याम को अपने जाल में फंसाने के लिए वो तरह तरह के ढोंग रचने लगी, लेकिन श्याम भी आंखें बंद किए बस हनुमान जी का नाम लेता रहा। थोड़ी देर में श्याम की आंख लग गई। आंख खुली तो उसके सामने शिखा बैठी थी, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए, उसके प्रति समर्पित होने को बेताब। शिखा को देखकर ही श्याम मंत्रमुग्ध हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। शिखा का कहा एक एक शब्द उसके लिए भगवान का आदेश होता था। भूल गए ना मुझे? अरे नहीं शिखा, तुम्हें नहीं भूला, बस तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जरूर जाता हूँ। झूठ, अगर इतना ही प्यार करते हो तो अपना वो ताबीज उतार कर मुझे दे दो। शिखा श्याम की आंखों में झांकते हुए बोली। श्याम के तन बदन में बिजली सी कांप गई। हाथ अपने आप ताबीज की ओर जाने लगे, लेकिन दादाजी ने ना जाने कितने ही मंत्रों से उसे बांधा था कि श्याम उसे खोल ही नहीं पाया। प्यार भरी बातों में फंसाकर शिखा उसे उकसाती रही ताबीज उतारने के लिए, और श्याम भी पूरी कोशिश करता रहा। ये तो खुल ही नहीं रहा, तुम और कुछ मांग लो, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। श्याम की बात सुनकर शिखा कुछ देर उसे प्यार से देखती रही, फिर चिल्ला उठी, जान ही तो चाहिए और तू नाटक कर रहा है। श्याम के कानों में वो जब डरावनी आवाज पड़ी तो सम्मोहन टूटा। उसे समझ आया कि ये भी उसी चुड़ैल की चाल है। इसके बाद श्याम को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पेड़ के डाल से पत्तों को हटाया और सड़क नजर आने लगी। वो मुस्कुरा दिया, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और झाड़ियों को हटाता हुआ सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसके होठों पर हंसी और आंखों में आंसू थे। दादाजी के आशीर्वाद की ढाल को उसने हमेशा के लिए धारण कर लिया और उस ताबीज को कभी नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर का घर उस पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता। मनोहर के 2 बच्चे थे और उसके दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे? इस पर रॉकी बोला, ये हुई ना बात, तो जाओ आप छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। इस पर सोनिया बोली, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है,
तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सिरकटी हुई लाश उल्टी लटक रही है। सोनिया उसको देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। तभी मनोहर बोला, तुम तीनों का ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? और रॉकी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? इस पर रॉकी बोला, सॉरी पापा, अब गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूँगा। इस पर मनोहर बोला, और फिर कभी ऐसा दोबारा किया ना तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर का काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी रॉकी बोलता है, विकी तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा क्या वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है या फिर उसे कोई भ्रम हुआ होगा। इस पर विकी बोला, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने सच में कुछ देखा होगा। इस पर रॉकी बोला, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। इस पर विकी बोला, नहीं नहीं भाई, पागल हो गए हो क्या? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सरकटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है और रॉकी बहुत डर जाता है। वो जोरों से चिल्लाने लगता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई थी। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने ही वाला होता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी मनोहर मन ही मन बोलता है, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो घर लौट कर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी सारी बात बताता है। इस पर मनोहर बोलता है, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विकी बहुत डर जाता है। मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी से निकालना होगा। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश हालत में होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।